7। मैं आज इवनिंग में कोई डाउट्स वगैरह नहीं रख रहा हूँ, मैं कल ही रख रहा हूँ लेक्चर, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड 8 to 10 एंड उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक या हाफ एन आवर का ब्रेक, 10:30 ऑनवर्ड्स फिर एक और लेक्चर लूंगा मैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक सबका डाउट्स वगैरह क्लियर है? टेंशन फोर्स क्या होता है, स्ट्रिंग के कारण लगता है, जब स्ट्रिंग टाइट होती है तब लगता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। क्वेश्चंस आज अपन करेंगे, तो अब अपन आगे मूव करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है बच्चों? इट्स अ फिगर ऑफ एनी बॉडी शोइंग ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अभी तक मैं क्या कर रहा था, 3 फोर्सेस पढ़ा है, तो मैंने जब तीनों फोर्सेस को एक्सप्लेन किया तो बाकी के दोनों फोर्सेस को मैंने कंसिडर ही नहीं किया, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट नाउ व्हाट वील डू, we'll draw FBD. FBD is the most important part of this chapter. FBD मतलब अगर आपको FBD draw करना है, then you have to mention each and every single force acting on the object, right? As in example 1 में mass M is kept on ground, तो अब जब ground पे है तो वहाँ contact force भी है, तो इसका जब FBD बनाएंगे तो we have to show all the forces acting on it. तो mass M पे एक नीचे mg लगेगा because of Earth's gravitational attraction, and ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। सो दीज आर द 2 फोर्सेस, ओके। एक नीचे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, तो दिस इज द एफबीडी। नेक्स्ट आ जाता हूं एग्जांपल 2 पर। किसी को कहीं भी डाउट है तो रेज हैंड कर देना बच्चों। आकर्षित इज सेइंग कि आई एम नॉट एबल टू जॉइन। एक सेकंड देना। फाइन, मैं क्या नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा था आपको? सेकंड एग्जांपल से स्पर्श, बोलो स्पर्श। सर एग्जांपल 1 में नीचे तो नॉर्मल रिएक्शन लगा ही नहीं। नीचे किस पे लगता है? वो ग्राउंड पे लगता है। यस सर। मैंने ग्राउंड का एफबीडी बनाया, ऑब्जेक्ट का बनाया, ऑब्जेक्ट, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? यस सर। राइट, तो मैं जिसका एफबीडी बनाऊंगा उस पे लगने वाले फोर्सेस बताऊंगा, ओके। एग्जांपल 2 में क्या है? एग्जांपल 2 में एक ऑब्जेक्ट है मास m का, इसका क्या है, ये स्ट्रिंग से आपने इसको लटका रखा है, ठीक है। अब अगर मैंने इसको स्ट्रिंग से लटका रखा है तो क्या होगा? स्ट्रिंग से लटका रखा है तो स्ट्रिंग टाइट होगी, तो एक स्ट्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और एक नीचे mg लगेगा। ये तो लगने वाला है mg, तो क्यों लगने वाला है mg? कि mg Earth's gravitational attraction. So these are the 2 forces. So this is the FBD of mass m. कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल 3 is very important to me. इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसमें बहुत सारे है ना, क्या कहते हैं, फोर्सेस लगेंगे। कैसे लगेंगे? मास m को हमने एक स्ट्रिंग से टाई कर रखा है विद द हेल्प ऑफ अ पुली, और दूसरे एंड से हमने m2 को लटका रखा है। फाइन, अब क्या है, जब आपने m1 को रख रखा है नीचे ग्राउंड पे, तो उस पे एक नीचे लग रहा है m1g जो नीचे की तरफ लग रहा है। ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और एक स्ट्रिंग है तो यहाँ टेंशन लगेगा। तो टेंशन के 2 कंपोनेंट t cos थीटा राइट में और t sin थीटा ऊपर, ठीक है। पुली से नीचे इधर m2 है, m2 के ऊपर t और नीचे m2g राइट, क्योंकि वो लटका हुआ है। और क्या है, और यहाँ पे टेंशन t लग रहा है पुली पर, और इधर लगेगा टेंशन t पुली पर, क्योंकि पुली को भी वो खींचेगा, ओके। तो क्या फंडा है, इस t के 2 कंपोनेंट इधर t cos थीटा और नीचे t sin थीटा, राइट। और पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग है जिससे उसको लटका रखा है, तो वो एक t2 आएगा। यहां तक कोई डाउट? FBD समझ में आया? तो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2 एंड p1। m1 is kept on ground, m2 is hanging in air। तो देखो मैंने अलग से FBD बना रखा है। m1 पे ऊपर आएगा एक n, इधर t तो इसका t sin थीटा t cos थीटा, नीचे m1g। ये पुली है, इधर t तो इधर t cos थीटा, नीचे t sin थीटा, नीचे t, और ऊपर t2, ये पुली p1 का।
और M2 का बनाऊंगा तो ऊपर T और नीचे M2G। ये FBD इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ स्पर्श बोलो। सर इधर आपने टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा को भी क्यों कंसीडर किया जबकि टी में दोनों ही आ गया? अरे मैं तो प्रॉपर एक्स और वाई एक्सिस है ना। यस सर। राइट। बच्चे एक रिक्वेस्ट है, अगर अगेन कोई मैसेज लिखना तो रेज हैंड करो, ठीक है। दिया आपने क्वेश्चन पूछा है सर मास ऑफ पुली। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हम आइडियल पुली और आइडियल स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो देयर इज नो मास ऑफ पुली, ओके, एंड देयर इज नो मास ऑफ स्ट्रिंग, राइट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे मल्टीपल पुलीज है, ये पुली P1 है, P2 है, P3 है, इनको लटका रखा है इस तरीके से। जहाँ M1 है ये घूम के जा रही है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग्स अगर मैं देखूंगा तो एक स्ट्रिंग तो ये है जो ऐसे घूम के जा रही है। सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है तो इधर टेंशन T1 रहेगा, तो पुली P1 पे भी नीचे टेंशन T1 रहेगा, इधर भी नीचे T1 रहेगा, इधर भी ऊपर T1 रहेगा, इधर भी ऊपर T1 रहेगा, इधर नीचे T1 रहेगा, इधर नीचे T1 रहेगा, इधर ऊपर T1 रहेगा, राइट। अब क्योंकि पुली मासलेस है, या फिर अभी उसकी बात नहीं करते, तो नेक्स्ट अभी अपन देखते हैं सेकंड स्ट्रिंग कौन सा होगा। सेकंड स्ट्रिंग होगा हमारा ये वाला। इस सेकंड स्ट्रिंग में क्या है, नीचे T2 ऊपर T2। थर्ड स्ट्रिंग में इधर T3 इधर T4, ये मैंने बताया था, राइट। और क्या, M1 पे और कौन कौन से फोर्स लगेंगे, M1 पे फोर्स लगेगा नीचे M1G, इधर M2G, इधर M3G। तो अगर FBD ऑफ M1 बनाता हूं तो ऊपर T1 लग रहा है, नीचे M1G लग रहा है। FBD ऑफ M2 बनाता हूं तो ऊपर T2 लग रहा है, नीचे M2G लग रहा है, राइट। एंड FBD ऑफ M3 बनाता हूं तो ऊपर T1 लग रहा है और नीचे M3G लग रहा है। पुली P1 का बनाऊंगा तो ऊपर T3 लग रहा है और नीचे क्या लगेगा, इधर T1 और इधर T1 दोनों आर्म्स। P2 बनाऊंगा तो ऊपर 2 T1 और नीचे एक T2। P3 का बनाऊंगा तो ऊपर T4 नीचे 2 T1। कोई डाउट? फाइन। अब अपन आ जाते हैं, FBD बनाना आ गया तो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, दो टाइप के इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जिसको अगर मैं सिंपल हिंदी में बात करूं तो अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अगर आपके सामने कोई नोटबुक रखी हुई है तो वो अपनी जगह पे रखी हुई है, वो मूव नहीं कर रही। मूव नहीं कर रही मतलब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है, पार्टिकल मूव कब नहीं करता है, जब उस पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। क्या ये बात समझ में आई? नेट फोर्स जीरो मतलब एक्स में जीरो, वाई में जीरो, जेड में जीरो, इंडिविजुअली सब में जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में पार्टिकल मूव नहीं करेगा। एक और एग्जांपल है, अभी आपके कमरे का जो फैन है, आपने जैसे उसको ऑन किया तो वो अपनी जगह पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ओके। अगर वो अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है तो आपको दिख रहा है कि वो भी मूव नहीं कर रहा है, बस वो अपनी जगह क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जगह पे घूम रहा है। दूसरा टाइप का इक्विलिब्रियम आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम को हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी के लिए मैं आइडिया दे रहा हूँ, थियोरेटिकली क्या होता है समझा रहा हूँ, और पूरा उसको एक्सप्लेन करूंगा विद फॉर्मूला एंड एवरीथिंग बाद में। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो होता है, मतलब इसमें पार्टिकल रोटेट भी नहीं कर सकता। तो एज इन जब मैंने फैन को स्विच ऑफ कर दिया तो वो रोटेट भी नहीं कर रहा, मूव भी नहीं कर रहा। तो जब वो रोटेट नहीं कर रहा तो वो क्या है, उस पे नेट टॉर्क जीरो है। समझ में आ रही है बात? अब ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल केसेस हो सकते हैं जहां पे पार्टिकल मूव ना करे, जहां पे पार्टिकल रोटेट ना करे, या फिर दोनों ना करे, ना मूव करे ना रोटेट करे, ठीक है। और इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है वो भी मैं बताऊंगा। हाँ बोलो नीलाभ। सो आप ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम एक और बार एक्सप्लेन कर सकते थोड़ा? मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा बच्चे, ठीक है, अपनी जगह पे रखा हुआ है,
तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आई? सर इससे क्यों होता है? ट्रांसलेशनल का मतलब, ट्रांसलेशन का मतलब होता है हमारे लिए मूवमेंट, ठीक है, अच्छा, और इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो। ओके ठीक है। ओके, तो बेसिकली अगर मैं डिटेल में जानना चाहूँ तो मैं अभी आपको बताऊंगा और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। लोअर योर हैंड नीलाभ, आपका डाउट क्लियर हो गया तो। यश बोलो। सर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल दोनों में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा ना? मूव नहीं करेगा तो ट्रांसलेशनल होगा ना, रोटेशनल में तो रोटेट नहीं करेगा। रोटेट नहीं करेगा। सर ठीक, एग्जांपल दो ना दोनों का, एक एक मेरे को आपने समझा सुनना नहीं। नहीं क्या? मैंने अभी एग्जांपल दिया तो सही, फैन वाला। फैन का दिया था तो वो हाँ ट्रांसलेशनल के लिए दिया। हाँ, और उसी को मैंने कहा कि अगर फैन स्विच ऑफ कर दिया तो रोटेट कर दें क्या उसके जो वो है विंग्स? नहीं सर, तो वो क्या हो गया? रोटेशनल रोटेशनल। इक्विलिब्रियम हो गया। सर अभी लेकिन आपके सामने फैन जो को रोटेट करने के लिए फोर्स तो देना रहेगा ना उस पे कुछ, तो तभी तो वो रोटेट टॉर्क कहते हैं करेगा ना। उसे, वो टॉर्क होता है। तो ओके, फिर वो नेट फोर्स नहीं रहता, नहीं वो नेट फोर्स नहीं रहता। तो उसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कंसीडर करेंगे। क्या बोले जा रहे हो? रोटेशनल में करेंगे ना जब क्या कहते हैं नेट टॉर्क जीरो होगा तो। नहीं सर, जब वो घूमेगा तब। हाँ, तब वो ट्रांसलेशनल में कंसीडर करेंगे। ओके, ओके सर। स्पर्श बोलो। सर ये टॉर्क आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या होता है? अभी नहीं करो, टाइम पे करो, फोर्स नहीं पता। टॉर्क का फॉर्मूला आपको वेक्टर में बताया था, आर क्रॉस एफ। तो पहले फोर्स तो सीखो, तो उसके बाद आर यस क्रॉस सर, एफ सीखूंगा ना, राइट? यस सर। ओके, तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में एक जस्ट जनरल टर्म मैंने बताया जिसमें दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे, ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा। ये होता है कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब। ओके, एज इन ना ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। तो मेरे सामने एक नोटबुक पड़ी हुई है, तो वो किस में है? उसको मैं कहूंगा कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। ना ट्रांसलेट कर रहा है ना रोटेट कर रहा है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बता रखा है। हाँ अथर्व, एक सेकंड बोलो बच्चे। सर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी तो सर रोटेट नहीं करता और सर एक ही जगह पे होता है, और सर कंप्लीट में भी वही होता है सर, फिर क्या डिफरेंस है इन दोनों में? कंप्लीट ऐसा हो सकता है ना, रोटेशनल में ऐसा हो सकता है कि है ना ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जैसे कि आपने क्या किया, आप है ना वॉक कर रहे हो, तो वॉक कर रहे हो तो क्या हो रहा है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो। यस, यस सर। बट आप है ना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो क्या? आंसर इज नो। समझ में आई बात? नहीं सर। अरे मैं ये कह रहा हूँ दो अलग अलग क्वांटिटी है, एक ट्रांसलेशनल क्वांटिटी एक रोटेशनल क्वांटिटी है। ऐसा हो सकता है ना कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जैसे है ना आप कार में बैठे हुए हो, ठीक है, यस सर। कार आगे जा रही है, यस सर। है ना, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कार आगे जा रही है। ओके, तो क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है? द आंसर इज नो। यस सर। समझ में आई बात? यस क्या सर। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है? द आंसर इज नो। यस सर। ओके, अब कुछ ऐसा केस हो सकता है जहां पार्टिकल रोटेट ना करें और मूव कर रहा हो। यस सर, हो सकता है। कौन सा केस? जो मैंने कार वाला एग्जांपल लिया, शायद मैंने उसमें उल्टा बोल दिया था। कार वाले केस में क्या हो रहा है? कार वाले केस में पार्टिकल रोटेट तो नहीं कर रहा है। यस सर, नहीं कर रहा। अगर वो रोटेट नहीं करेगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, करेक्ट? यस सर। बट पार्टिकल मूव कर रहा है। यस सर, कर रहा है। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि नहीं उसकी हो। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। समझ में आई बात? तो दिस इज एन एग्जांपल वेयर पार्टिकल इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, करेक्ट? यस सर। तो ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, क्योंकि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तो दोनों होना जरूरी है।
सर मतलब Right? ट्रांसलेशन में सर मूवमेंट नहीं होना चाहिए और रोटेशनल में सर नहीं, वो रोटेशन नहीं होना वो चाहिए। करेक्ट है ना। अभी के लिए इतना, बट इसको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन को चेंज करूंगा 5 मिनट के बाद। ओके सर। मूवमेंट नहीं होना चाहिए ट्रांसलेशन में, और रोटेशन में रोटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ओके दोनों सर। नहीं हो रहा तो उसे कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहेंगे। समझ में ओके आई सर। बात? यस सर। लोअर योर हैंड, बोलो यश दुबे। सर टॉर्क को नेट फोर्स नहीं वो करते क्या अज्यूम? नहीं, टॉर्क इज समथिंग एल्स। ओके सर। युवनेश बोलो। सर अभी अर्थ रोटेट हो रहा है और हम अर्थ, हाँ। तो फिर उसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम लोग के रिस्पेक्ट में रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे ना? जब रोटेट होता है तो उसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम थोड़ी बोलते हैं बच्चे। नहीं सर, रोटेट हो अर्थ रोटेट हो रहा है ना, हम थोड़ी ना रोटेट हो रहे, तो हमारे मैंस के रिस्पेक्ट में वो होगा ना रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चले गए हो। अभी मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अगर रोटेट हो रहा है कोई चीज तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपन बात करेंगे, बट बाद में बात करेंगे। ओके ओके, सर। ओके सर। है ना। हर्ष बोलो, बोलो हर्ष। सर अगर रोटेट नहीं होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम रहेगा, तो हर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम रहता है। क्यों? फैन है सर क्योंकि फैन का एग्जांपल है, स्विच ऑन कर दिया फैन को, तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, हाँ बट वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं। समझ में आई बात? हाँ सर समझ गए। लोअर योर हैंड, है ना। मैंने वही चीज यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। अनुष, आपका जो डाउट है अपन करेंगे, लिख दो, चलो मैसेज लिख दो। जहान बोलो। सर ये आपने एग्जांपल के बाद में कांस्टेंट W क्या लिखा है? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, मैं वहां तक पहुंचा नहीं था, है ना। फॉर रोटेशन कैन ऑब्जेक्ट हैव एनी सेंटर ऑफ रोटेशन। हाँ, कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ रोटेशन कुछ भी हो सकता है अनुष। अच्छा, अब इधर देखो, मैं इसको समझा रहा हूँ। अ बॉडी कैन ओनली हैव ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, that is F net equal to 0 and can rotate, that is torque net not equal to 0. एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ फैन। इस कांस्टेंट ओमेगा को मैं अभी हटा देता हूं, ठीक है। कांस्टेंट ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड राइट नाउ। मोशन ऑफ फैन में क्या है? ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है और रोटेट कर रहा है। अगर रोटेट कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? बेसिकली टॉर्क नेट 0 है, तो ये क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर है बच्चों? कांस्टेंट ओमेगा का मतलब ओमेगा वाज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अभी उसकी बात नहीं कर रहे, एक्चुअली ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ बॉडी कैन हैव ओनली रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दैट इज टॉर्क नेट इक्वल टू 0 एंड कैन मूव विद एक्सेलरेशन, दैट इज एफ नेट नॉट इक्वल टू 0। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? मैंने बॉल को ऊपर हवा में फेंका, ये गई और घूम के वापस आ गई, तो बॉल मूव्स अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी में मूव कर रहा है मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। बट एज इट इज नॉट रोटेटिंग, हेंस टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, अ बॉडी एट रेस्ट will move only if net force is not equal to 0. अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे सामने, एक मेरा पेन रखा हुआ है टेबल पे, तो वो तभी मूव करेगा जब आप उस पे नेट फोर्स लगाओगे। अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो वो अपनी जगह रखा रहेगा। ये लॉ ऑफ इनर्शिया में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। पॉइंट नंबर 2, फॉर एन एक्सेलरेटिंग बॉडी, अगर बॉडी को एक्सेलरेट कराना है तो नेट फोर्स को 0 नहीं होना पड़ेगा। नेट फोर्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मैं पढ़ा के आया हूं न्यूटन सेकंड लॉ में। जब हमने मास को कांस्टेंट अज्यूम किया था तो F इक्वल टू ma आया था। तो अगर F नॉट इक्वल टू 0 है तो ma नॉट इक्वल टू 0, तो A नॉट इक्वल टू 0 आएगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट नंबर 2 सेज। अगर एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट,
a body at rest will rotate only if torque net is not equal to 0. Obviously जब फैन ऑफ है, अपनी जगह पे रखा हुआ है, रेस्ट पर है, तो ये मूव कब करेगा? ये मूव तभी कर सकता है जब नेट टॉर्क क्या हो? नेट टॉर्क 0 ना हो. ओके, सो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं. बेसिकली मूवमेंट का मतलब मोशन, मोशन का मतलब इट विल बी बिकॉज ऑफ फोर्स. रोटेशनल मोशन का मतलब इट विल बी बिकॉज ऑफ टॉर्क. ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं इक्विलिब्रियम की. बहुत माइन्यूट सी डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं. वो डेफिनेशन क्या है बच्चों? ऑलरेडी मूविंग बॉडी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. मेरी कार है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है. कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 है और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब फोर्स 0 हो गया, तो ऐसे बॉडी को भी हम कहते हैं रोटेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ऑलरेडी मूविंग बॉडी with constant velocity. Example, an object moving along straight line in space. Space में कोई friction वगैरह नहीं होता, तो सीधा सीधा चलता रहे without any friction. तो अगर velocity constant है तो acceleration 0 होगा, और acceleration 0 है तो F net क्या होगा? 0 होगा. F net 0 होगा, तो this condition is known as dynamic equilibrium. Body moving with कांस्टेंट वेलोसिटी. कौन सा टाइप का डायनामिक इक्विलिब्रियम? ये होगा डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ये डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? दो चीजें होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक. स्टैटिक का मतलब रेस्ट, तो रेस्ट मैं ले रहा हूं आपके डाउट्स, अभी 2 मिनट रुक जाओ. स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट. ओके, तो जब रेस्ट पे इक्विलिब्रियम होते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम. जब मूविंग बॉडी के इक्विलिब्रियम होते हैं तो उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब मूविंग बॉडी में सर अभी तो आपने कहा मोशन होगा नहीं होगा, तो उसके बेसिस पे आप इक्विलिब्रियम का हो. अब आप डेफिनेशन चेंज कर रहे हो, तो अब मेरी बात सुनना. इक्विलिब्रियम का मतलब है, इक्विलिब्रियम की जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसका मतलब है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की नेट फोर्स इक्वल टू 0, जो मैंने यहां पे लिखा है. दिस इज द कंडीशन जो मैंने यहां लिखा है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं. दिस इज द कंडीशन. नेट फोर्स इक्वल टू 0 दो अलग अलग केसेस में आता है. कौन कौन से केस में आता है? एक तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, तो उस केस में भी नेट फोर्स 0 है. और दूसरा केस वो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो. कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या होगा? अगेन एक्सेलरेशन 0 होगा, और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स अगेन 0 होगा, तो वो भी हमारा क्या होगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा. तो आई कैन फर्दर डिवाइड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इनटू 2 पार्ट्स. वन इज ट्रांसलेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. अदर इज ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बट मूव कब कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ऑब्वियसली जब उसको मूव कराना पड़ा पहली बार, तब तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, बट वो मेरा, जब मैंने फोर्स लगाया ना, वो मेरा टाइम फ्रेम में नहीं आता. मेरा टाइम फ्रेम तब आता है, स्टार्ट हो रहा है जब वो ऑलरेडी मूव कर चुका है. जब वो ऑलरेडी मूव कर चुका है तो वो मेरे टाइम फ्रेम के बाहर आ चुकी है वो वाली चीज जहां पे मैंने फोर्स लगाया था. तो ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट में आपने कोई फोर्स लगाया नहीं लगाया, पहले क्या हुआ था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जब आपने कोई फोर्स लगा नहीं रहे क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो हो गया ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम. अभी किसी को कोई डाउट है तो रेज हैंड करो. हाँ अनुष, लिखो आपका मैसेज. सर इक्विलिब्रियम इज स्पेल्ड विद, हाँ यार आई नो, वो मैंने गलती से पहले सिंगल एल की जगह डबल एल लिखा था. आप स्पेलिंग पे मत जाना. राइट, यू आर करेक्ट. अयान बोलो. सर एक बुक है जो टेबल पे रखी हुई है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है क्या? हाँ रखी हुई है ना, आपने एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, रखी हुई है. रेस्ट पे मतलब वो क्या होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा. ठीक है. स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ना वो रोटेट कर रही है
ना वो ट्रांसलेट कर रही है। समझ में आ रही है बात? लोअर योर हैंड। ठीक है अर्णव बोलो। सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंप्लीट इक्विलिब्रियम सेम होगा? हाँ सेम ही होगा ना, लाइक ओके राइट सेम है। समझ गया। यश दुबे बोलो, माइक ऑन करो। यश दुबे बोलो। यश चलो छोड़ो। नीलाभ आप बोलो। अरे सर दिया था वही। डायनामिक सॉरी हाँ सर बोलो 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 बोलो। सर डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए डायरेक्शन कांस्टेंट होना क्यों जरूरी है? और वेलोसिटी को कांस्टेंट करना है तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ सर अगर स्पीड कांस्टेंट हुई तो? या फिर आप पहुंच गए स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी है। ये तो हाँ हमने काइनेमैटिक्स में किया ना। हाँ सर और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेट होगा ही होगा। हाँ सर अच्छा ओके सर ठीक है राइट आई बात समझ में? तो अगर एक्सेलरेट होगा तो वो फिर नहीं हो सकता ना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। राइट ओके लोअर योर हैंड। यश दुबे बोलो। सर एफ नेट में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं वो करते कंसीडर? क्यों नहीं करते? सर तो जीरो कैसे नेट होगा फोर्स में हमेशा? तो हमेशा किसने कहा जीरो है? रखा हुआ है आपने तब जीरो है। रखा रहेगा तो अच्छा। तो फैन का आपने एग्जांपल दिया था तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करेगा ना उसके ऊपर? ऑब्वियसली करेगा। सर तो एफ नेट जीरो कैसे होगा? आपका फैन टूट के नीचे गिर गया क्या? नहीं सर वो अपनी जगह सर पे तो नहीं गिरा आपके? नहीं। तो फिर क्यों है? नेट फोर्स जीरो का तभी तो वहां पर है। तो ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है ना, टेंशन फोर्स, जिसने होल्ड करके रख रखा है। अच्छा ओके सर। और सर अगर स्पीड कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में है तो फिर डायनेमिक बोल सकते हैं ना? स्पीड कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी हाँ वही। कांस्टेंट है मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम। लोअर ओके योर सर हैंड। थैंक यू। ध्रुव बोलो। ध्रुव बोलो, मैंने आपको परमिशन दिया है। हेलो सर। सर आवाज आ रहा है? एक बार ट्रांजिशनल और अब आ रोटेशनल रही है आवाज, बोलो। एक बार ट्रांजिशनल और रोटेशनल समझाओ ना, मैं कंफ्यूज हो गया उसमें। मतलब ये ट्रांसलेशनल का मतलब ये है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए बच्चे। नेट फोर्स दो कंडीशन में जीरो हो सकता है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो भी नेट फोर्स जीरो है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो रुका हुआ है। और एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो है मतलब नेट फोर्स जीरो। समझ में आई बात? हाँ। और अब ये सर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल का मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा है, तो रोटेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, जिसको मैं समझाऊंगा अभी। तो वो और सिर्फ रोटेट रोटेट कर, नहीं करेगा, बाकी कोई भी मोशन चलेगा। हाँ। और इसमें और सिर्फ अगर दोनों नहीं हो रहा तो वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, उससे कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहते थे। और इसमें सिर्फ रोटेट करना चाहिए ट्रांजिशनल में। क्यों? रोटेशन से मुझे क्या लेना देना? ट्रांसलेशनल में ना रोटेट मतलब मूव नहीं करना चाहिए, वो रोटेट करे या नहीं करे आई डोंट केयर। ओके सर। लोअर योर हैंड। Rahul, can you switch on your mic? Okay, आपका माइक ऑन नहीं होगा। सर व्हाट इफ बुक इज केप्ट ऑन द टेबल एंड टेबल इज इन मोशन? हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं अभी, एब्सोल्यूट रेस्ट मान के चल रहे हैं कि टेबल रेस्ट पर है, उस पर रखा हुआ है। ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप ऐसे बात कर दोगे कि टेबल पे टेबल मूव कर गया तो क्या मूव? इट इज मूव, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है। तो जैसे कि आप कार में बैठे हो और कार मूव करेगी तब आप मूव कर जाओगे, ऑब्वियसली वो तो पॉइंट आएगा ही सही ना, कि अगर कार मूव कर रहा है तो यू विल आल्सो बी इन मोशन, बिकॉज हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार नहीं हो सकता, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है। ओके, आई थिंक दिस योर पॉइंट इज, योर डाउट इज क्लियर। कृष्णा बोलो। हेलो सर। बोलो सर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी दो मतलब टाइप्स होते हैं क्या, डायनामिक और स्टैटिक?
वही पर आ रहा हूँ। ओके सर, जस्ट थैंक 2 मिनट्स, है ना। जन्या बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, तो सर अगर एक बॉडी एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रहा होगा हाँ, तो वो कौन सा टाइप ऑफ मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन हुआ, उसको आप रोटेशन भी कह सकते हो, अबाउट सेंटर। रोटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। या तो कहने के लिए रोटेशन होता है, वैसे रोटेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट का अपनी एक्सिस के अबाउट होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल देखूं अर्थ का, तो उसे जो आपने एग्जांपल दिया ना, उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। रोटेशन एक्चुअली ये एक्सिस होगी, एक्सिस के अबाउट ये अर्थ क्या करता है, ऐसे रोटेट घूमता है। यस सर। इसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो सर वो दोनों में से किसी में भी नहीं आएगा? हाँ, वो तो घूम रहा है ना सर्कल में। सर्कल में घूम रहा है तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ। अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। हाँ सर। तो मतलब वहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है। नेट फोर्स जीरो नहीं है मतलब वो डेफिनेटली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। समझ में आ रही है बात? रोटेशन की बात मैं कह नहीं सकता, डिपेंड करता है। क्लियर है? हाँ सर। ओके, बोलो हर्षित। So to give a velocity to an object, we need to apply force, but to keep that velocity constant, we still need to apply force. नहीं, मैंने इसीलिए एग्जांपल आपको दिया था स्पेस का। स्पेस में अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होता स्पेस में, और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपको वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है क्या बात? आप अर्थ पे कहोगे तो हाँ फ्रिक्शन होगा, तब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। हर्षित समझ में आया? प्लीज रिप्लाई यस और नो। एक और एग्जांपल है इसका, आपने जो बोला उसका। मैंने बॉडी को रोल कराया, ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ओके, ये ग्राउंड है और ये रफ सरफेस है। रफ है तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा। प्लीज रिप्लाई यस और नो हर्षित। तो आगे की तरफ एक F लगेगा अप्लाइड, जो हम अप्लाई करेंगे क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब अगर मैं F नेट लिखूंगा तो F नेट कितना होगा, F अप्लाइड प्लस फ्रिक्शन वेक्टर फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड में देखूंगा तो F अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन। I have taken this direction as positive, F net. Okay. अब मुझे पता है velocity is equals to constant. This implies F net equal to 0. तो नेट फोर्स तो अभी भी 0 हो गया ना। आपको फोर्स लगाना पड़ा या नहीं लगाना पड़ा उससे मुझे क्या लेना देना। मैंने तो कहा नेट फोर्स 0 होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स 0 नहीं होना चाहिए। अप्लाइड फोर्स हो सकता है, that might be used to overcome the friction, which is okay, but net force is 0 because velocity is constant. हर्षित समझ में आ गया? प्लीज रिप्लाई yes or no. Okay. अयान बोलो। सर ये हर्षद को समझाने के पहले आपने कुछ समझाया था, वो जरूरी था क्या? वो डाउन, वो रोटेशन रेडियस के अंदर हो रहा है या कुछ तो उसने बोला? नहीं, वो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दिया था मैंने। ठीक है सर। इधर देखो बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम में हमारा आया ट्रांसलेशनल में हमारा आया स्टैटिक, इसमें आएगा रेस्ट पर डायनामिक।
इसका मतलब है मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर आया मेरा रोटेशनल में आया मेरा स्टैटिक, फिर आया मेरा डायनामिक। स्टैटिक का मतलब रेस्ट पर है और डायनामिक का मतलब है मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कांस्टेंट होना चाहिए ओमेगा, दैट इज ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है मोशन, या मोशन नहीं बोलूंगा, रोटेशन ऑफ विंग्स ऑफ फैन at constant ओमेगा। जब मैंने फैन को स्विच ऑन कर दिया और मैंने उसका रेगुलेटर से एक बार स्पीड फिक्स कर दिया है कि मतलब मुझे मेरे फैन को 3 नंबर पे चलाना है, राइट? तो मैंने उसको फिक्स कर दिया है कि 3 पे चलाना है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा? जब वो चालू किया तो चालू होने के कुछ 5 सेकंड, 10 सेकंड या 50 सेकंड या 1 मिनट के बाद उसकी स्पीड 3 नंबर के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाएगी। अब वो फैन 3 नंबर के अकॉर्डिंग रोटेट करता रहेगा। तो ऐसे केस में क्या हो गया? उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो गया मतलब अगेन नेट टॉर्क 0 हो गया। नेट टॉर्क 0 हो गया तो वो क्या हो गया? रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। बट जब मैंने स्विच ऑन किया था तो ऑन किया था तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही थी, या मैंने स्विच ऑफ किया तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है रोटेशन की, तो वो हमारा क्या होगा? दैट विल नॉट बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पे नेट टॉर्क लग रहा है। तो इनके लिए कंडीशन क्या रहेगी? इसकी कंडीशन रहेगी टॉर्क नेट इक्वल टू 0 और इसकी कंडीशन रहेगी एफ नेट इक्वल टू 0। और दोनों हो गए ना, मतलब दोनों हो गए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी हो गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो गया, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए दोनों होना जरूरी है ना? सिर्फ ट्रांसलेशनल के लिए रोटेशन के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। सिर्फ रोटेशनल के लिए ट्रांसलेशनल के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। ट्रांसलेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सिमिलरली रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो। बट अगर दोनों हैं तो उसे कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, बोलो कृष्णा। सर ये ओमेगा मतलब किस चीज का यूनिट है? टॉर्क का यूनिट है? नहीं, ओमेगा जैसे वेलोसिटी होता है ना, ऐसे रोटेशन में एक नया नाम देते हैं उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। यस तो सर। रोटेशन में जो वेलोसिटी होता है उसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। पढ़ेंगे इसको अपन आगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज कृष्णा हो गया, तो प्रियांश बोलो। सर जो फैन होता है वो स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा और डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो उसको भी कंप्लीट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं ना? नेक्स्ट कौन है? अथर्व। जिनका भी डाउट्स हो गया प्लीज लोअर योर हैंड। अथर्व बोलो। सर अगर हम इसको सर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया पे देखें सर, तो ये बहुत अच्छे से वो मैच कर रहा है ना सर? एग्जैक्टली, वहीं से तो आए ये सारी चीजें। यस सर, मतलब सर ये इक्विलिब्रियम बिल्कुल सर उस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। करेक्ट। ओके सर, थैंक यू। केयूर सही कह रहे हो आप जो बात कह रहे हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड को कांस्टेंट होना ही पड़ेगा।
सर जो आपने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था जो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, जो एक मैन वॉकिंग था स्ट्रेट लाइन में, उसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? एंगुलर वेलोसिटी 0 होती है उसमें। अच्छा ओके, समझ गया। राइट राइट ओके। आपका डाउट क्लियर हो गया तो लोअर योर हैंड। नीलाभ। हर्ष बोलो। सर जब एक पर्सन फेरिस व्हील में जब वो स्पिन करता रहता है तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में रहता है क्या? स्पिन कहाँ कर रहा है? एक बेसिक एग्जांपल ले लूं जहाँ पे वो डांस में आपने देखा है हैंड्स खोल के वो रोटेट करते रहते हैं। सर आपका आवाज कट हो रहा है। आपने कौन सा एग्जांपल लिया? सर फेरिस व्हील। हर्ष हाँ फेरिस व्हील मतलब वही ना। हाँ वही ना जहाँ पे मैन रोटेट कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा है ना ओलंपिक्स वगैरह में आइस पे है ना जो इवेंट होता है तो उस आइस पे वो रोटेट करते रहते हैं। हाँ सर। राइट उसी की बात कर रहे हो। अब जब वो रोटेट कर रहा है तो अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा है हाँ सर तो क्या हो गया आपका? रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। और अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या हो गया? तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। समझ में आई क्या बात? हाँ सर ये बोला है मैंने। ओके पर जब वो फेरिस व्हील में रहता है तो वो खुद से तो रेस्ट में ही रहता है ना वैसे भी। हाँ तो उसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा क्या? आएगा ना अगर वो अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है तो। अगर उसकी जगह जरा सी भी चेंज नहीं होती तो। ओके ओके ये चीज मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखी है। देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो मूवमेंट एंड नो रोटेशन। डायनेमिक का होता है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगेन एफ नेट 0। मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मतलब टॉर्क नेट 0। ओके हर्ष लोअर योर हैंड। आपका डाउट क्लियर हो गया है। अब अपन इन चीजों को यूज करके क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बोला था? 1 सेकंड बोलो भाई स्टीव। सर जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है उसका स्टैटिक उसका रोटेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में और ट्रांसलेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी होता है क्या ऑब्जेक्ट? हाँ दोनों में होगा ना। रेस्ट पर है तो क्या है दोनों में ही होगा। हाँ सर राइट ओके यहां तक क्लियर है तो बोलो भाई ध्रुव। सर एफबीडी क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपने अगर ऐसा सवाल पूछा, आप लेट ज्वाइन किया क्या आपने? हाँ सर। मैं आपको नहीं एंटरटेन करूंगा ऐसे डाउट सब। आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन नहीं कर सकते मीटिंग। दैट्स नॉट राइट। लोअर योर हैंड। देखो बच्चों, हाँ आदित्य, डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होता है। डायनामिक मींस मोशन। मोशन में भी अगर इक्विलिब्रियम कह रहे हो तो वेलोसिटी को कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ओके अब क्या दे रखा है? गिवन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रखा हुआ है ना। अब मुझे क्या करना है? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, कैसे सोचना है, कैसे होगा, वो सारी चीजें बता रहा हूँ। सुनना बच्चों, जब मैंने नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स बताया था तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हम मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कि मैग्नीट्यूड हर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब वो कैसे डिपेंड करेगा, क्या होगा, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक क्वेश्चन की हेल्प से, और फिर मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टेप्स टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, इस पे फोकस करना अच्छे से। सबसे पहली चीज, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ड्रॉ एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को शो करो, है ना। वो बना दिया। स्टेप 2, फिगर आउट करो whether the object is in equilibrium or not. We will consider translational equilibrium only right now. हमारे केस में अभी सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आएगा, रोटेशनल को भूल जाओ, क्योंकि उसके ऊपर एक पर्टिकुलर चैप्टर है रोटेशन। तो अभी हमारे जितने भी केसेस होंगे वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के होंगे।
तो ये फिगर आउट करो वेदर ऑब्जेक्ट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और नॉट, एज इन वो मूव कर रहा तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एज इन अगर वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो भी वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। तो ये फिगर आउट करो कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। वहां से मुझे क्या समझ में आएगा, अगर है तो फोर्स 0 होगा नेट फोर्स, और नहीं है तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। बोलो युवनेश। गलती से हो गया। मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? कोई बच्चा रिप्लाई कर दे। नहीं सर, बरोबर आ रही है, पहले थोड़ा हो रहा था, अभी ठीक है ना? हाँ ठीक है, कहीं पर भी आए तो मुझे बता देना। इसीलिए मैं किसी एक बच्चे का माइक ऑन रखता हूँ। कोई करेगा मेरे साथ डिस्कस? माइक ऑन करेगा? हाँ जने, अपन करते हैं। जने परमिशन दिया है जने मैंने आपको? यस सर। हाँ ठीक है। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड इंक्लूडिंग जने। ओके, तो बच्चों FBD बनाएंगे। FBD का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम। उस पे सारे फोर्सेस बनाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। अगर है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और नहीं है तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे अभी। ओके, आगे बात करते हैं। स्टेप 2 का ए पार्ट मैंने लिख रखा है। इफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट देन नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स 0 का मतलब है नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस 0, नेट फोर्स इन वाई एक्सिस 0, नेट फोर्स इन जेड एक्सिस 0। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। जने यस सर। नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो नेट फोर्स का क्या फॉर्मूला बताया सेकंड लॉ से? F net is equals to m into A net, ये बताया था। A net का मतलब क्या होगा? AX I cap plus AY J cap plus AZ K cap। तो A net का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर वेक्टर से, राइट। और ऐसे में FX net कितना होगा? M into AX। FY net कितना होगा? M into AY। FZ net कितना होगा? M into AZ। सिंपल एज दैट। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 कर देना, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है तो नेट फोर्स को 0 मत करना और अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन लिख देना। आई क्या बात समझ में? यस सर। ओके, तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब इसको क्वेश्चन से समझेंगे। ये है ऑब्जेक्ट मास m का। अब यहाँ पे ये नहीं दे रखा जने कि ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट ये फिगर दे रखा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, फिगर को देख के अब हमें भी थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना अप्लाई करना है। जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है वो रखे रखे हवा में तो नहीं उड़ने लग जाएगा? हाँ सर। वो रखे रखे दीवार जमीन को तोड़ के अंदर तो नहीं जाएगा? हाँ सर। ऐसा तो दोनों ही नहीं होने वाला, वो तो अपनी जगह रखे रहने वाला है। अगर वो अपनी जगह रखे रहने वाला है तो हमारा क्या होगा? रेस्ट पे रहेगा वो। राइट लेफ्ट तो मूव करेगा नहीं क्योंकि फोर्स लगाया ही नहीं, तो रेस्ट पे रहेगा। मतलब क्या हो गया? मेरा इक्विलिब्रियम हो गया। तो सबसे पहले जने मैंने FBD बनाया। FBD में क्या किया? जो भी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं फोर्सेस वो बनाया। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ग्राउंड की वजह से, ग्राउंड की वजह से ऑब्जेक्ट पे ऊपर लगेगा, पुश करेगा। mg लग रहा है नीचे। सिंपल लॉजिक, Fy net 0 है। Fy net 0 क्यों है? क्योंकि वो रेस्ट पर है। Fy net 0 है तो n minus mg इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? mg आ गई, है ना। ये केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? mg आ गया। आई बात समझ में? यस सर। एग्जाम्पल 2, 10 kg का ऑब्जेक्ट है, ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है 40 न्यूटन। जी की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और हमसे पूछा गया नॉर्मल रिएक्शन निकालो। तो मैंने 10 kg का FBD बनाया। 10 kg के FBD में एक ऊपर 40 न्यूटन लग रहा है, यस सर, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, है ना। नीचे लग रहा है 10G 100 न्यूटन, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया। अब मुझे बताओ 40 न्यूटन बड़ा या 100 न्यूटन बड़ा? 100। ऑब्वियसली 100 न्यूटन बड़ा। अगर 100 न्यूटन बड़ा है तो ऑब्जेक्ट पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, यस सर, राइट। नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो मतलब उसकी टेंडेंसी तो नीचे जाने की होगी, क्योंकि नीचे ग्राउंड है तो ग्राउंड के साथ वो क्या रहेगा? कांटेक्ट में रहेगा। यस सर। अगर कांटेक्ट में रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। हाँ सर, करेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो मुझे ये भी क्लैरिटी है कि 40 100 से छोटा है तो 40 न्यूटन
की वजह से वो ऊपर हवा में मूव नहीं कर सकता, राइट? हवा में मूव नहीं करेगा तो कांटेक्ट में रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। तो यही चीज मैंने बता रखा है साइड में, बिकॉज 40 न्यूटन इज लेस देन 100 न्यूटन, हेंस ऑब्जेक्ट विल नॉट बी लिफ्टेड अप, इट इंप्लाइज कांटेक्ट विल बी देयर। अगर कांटेक्ट रहेगा तो वो रेस्ट पे रहेगा, और रेस्ट पे रहेगा ऐसे केस में तो एफ नेट वाई कितना होगा, n+40 जो अपवर्ड डायरेक्शन का है उन दोनों को ऐड कर दिया, जो डाउनवर्ड वाले को उसको सबट्रैक्ट कर दिया, तो नेट फोर्स कितना आ गया, 0। तो ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया जने, 60 न्यूटन आ गया। इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था हमेशा नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल नहीं होता, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 60 न्यूटन आ रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में mg के इक्वल आ रहा था, इस क्वेश्चन में mg के इक्वल नहीं आ रहा, 10g के इक्वल नहीं आ रहा। आई क्या बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, मास m का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऊपर से एक और फोर्स लगा दिया जो उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो नीचे की तरफ पुश कर रहा है तो जमीन को तोड़ के तो नीचे नहीं जाएगा, मतलब अभी भी ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो मैंने फिगर आउट कर लिया इक्विलिब्रियम है। अब मैंने एफबीडी बनाया नॉर्मल रिएक्शन लगाने के लिए, तो नीचे लगा mg और नीचे लगा 15 न्यूटन। तो एफ नेट कितना होगा, n ऊपर है और नीचे क्या है 15 और mg, तो 15 और mg को तो क्या कर दिया, सब ऐड कर दिया, बेसिकली टोटल है ना, ऐड करके सबट्रैक्ट कर दिया, दोनों को इंडिविजुअली सबट्रैक्ट कर दिया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, mg + 15। तो दिख रहा है अगेन n की वैल्यू mg के इक्वल नहीं है, डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन। आपकी वॉइस गई, आपकी वॉइस गई जने, अभी वॉइस आ रही है? हाँ, I'm audible to you? हाँ यस सर, ब्रेक हो रही है? हाँ अभी आ रही है ना? तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, n की वैल्यू अगेन mg के इक्वल तो नहीं है, mg + 15 आ रही है, हाँ सर, है ना? तो दिख रहा है हमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्लियर है? यस। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करो बच्चों, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। आपको फिगर आउट करना है कि इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा कृष्णा। क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। अयान बोलो। अयान आपने रेज हैंड किया है, फिर बता दो ना सर, मतलब अरे मैंने ये बोला आप फिगर आउट करो कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, और एक बार फिगर आउट कर लिया तो उसके बाद नेट फोर्स को 0 कर दो अगर इक्विलिब्रियम में है तो, और नहीं है तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दो। अच्छा वो स्पैमर है, ओके। फाइन। हाँ श्रुति बच्चे बोलो। श्रुति मैंने आपको परमिशन दिया है, कुछ बोलना है बच्चे? सर n नेगेटिव आ सकता है। n नेगेटिव कैसे आएगा बच्चे? n की वैल्यू तो हमेशा, n का डायरेक्शन तो हमेशा ऊपर ही होगा ना ऐसे केस में।
राइट, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, इसलिए। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। श्रुति, यश, ओम एंड अयान, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। जने देखना एक बार, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसके बाद अगर डाउट बचेगा तब बच्चों मैं आपको रेज हैंड करने को बोलूंगा। अभी एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। सो हमें क्या दे रखा है एग्जांपल 4 में, एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, राइट, उस पे एक्सटर्नल फोर्स ऊपर 50 न्यूटन लगा रखा है और जी की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें फिगर आउट करना है कि नॉर्मल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले, जो मैंने आपको कहा था। ऊपर एफ एक्सटर्नल लगा 50 न्यूटन और नीचे क्या लगा 2g 20 न्यूटन। 50 न्यूटन और 20 न्यूटन में कौन सा बड़ा है? 50 न्यूटन बड़ा है। तो 50 न्यूटन अगर बड़ा है तो ऑब्जेक्ट विल बी लिफ्टेड अप, यस और नो? यस सर। लिफ्ट अप हो गया तो कांटेक्ट छूट जाएगा? यस सर। और कांटेक्ट छूट गया तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नॉर्मल रिएक्शन तो तब लगता है जब कांटेक्ट होता है। ऐसे केस में क्या होगा? कांटेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। समझ में आई बात? यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो पहली चीज नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। दूसरी चीज एफ नेट वाई कितना होगा बच्चे? 50 माइनस 20 न्यूटन होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो गायब ही हो गया, राइट। अब एफ नेट कितना आ गया हमारा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 न्यूटन अप, राइट। एफ नेट किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे केस में मास इनटू एक्सेलरेशन 30 न्यूटन। मास कितना दे रखा है? 2, ay इक्वल्स टू 30, तो ay की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/2, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में? यस। बोलो प्रियांश। प्रियांश, आपको मैंने परमिशन दिया है, बोलो। ओके, अथर्व बोलो। सर वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि बॉडी सर इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है? आंखों से देख के आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको ऊपर की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स है, नीचे 20 का है, तो यस सर। 50 बड़ा है या 20? सर 50। तो ऑब्वियसली हवा में चला जाएगा। आपके सामने आपका मोबाइल रखा हुआ है टेबल पे? यस सर। आप उसको हवा में उठा सकते हो क्या? यस सर। कब उठा सकते हो? जब आप उसको इतना फोर्स लगाओ जितना उसका वेट है, उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी उठा पाओगे। यस सर। तो जब आपने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो उठा दिया तो मूव कर जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा रादर। समझ में आई क्या बात? यस सर। यस। ओके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और ऑब्वियसली दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, फिजिक्स सॉल्व करनी है तो, राइट? यस। क्लियर है? तो ऐसे केसेस में अभी तक ऊपर कुछ नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे मैंने जानबूझ के कर दिया। लोअर योर हैंड। जने? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इसको लटका रखा है। यस सर। एक किससे? स्ट्रिंग से। अब ऑब्जेक्ट को हैंग कर रखा है, मतलब वो स्ट्रिंग टूट के नीचे भी नहीं गिर रहा ना, ऑब्वियसली वो हवा में ऊपर तो जाएगा नहीं लटके हुए, राइट? तो जब भी मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट इज हैंग, तो ऑटोमेटिकली हैंग का मतलब ही यही है कि वो हवा में रुका हुआ है, है ना, फ्रॉम अ स्ट्रिंग, एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में, तो अब इसका एफबीडी बनाते हैं, इन्होंने तो दे भी दिया इक्विलिब्रियम में। हमसे पूछा टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे एफबीडी बनाऊंगा तो टेंशन ऊपर लगेगा, स्प्रिंग ऊपर खींचेगा, और एमजी तो ऑब्वियसली नीचे ही लगने वाला है। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो T माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो T की वैल्यू कितनी आ गई? mg। आई बात समझ में? यस। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। ये स्मूथ सरफेस दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको इंक्लाइन प्लेन पे रख रखा है, और ये स्ट्रिंग है। G की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्जेक्ट इज टाइड विद अ स्ट्रिंग। इफ गिवन है, इफ ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है तो फाइंड क्या करो? नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करो एंड टेंशन फोर्स फाइंड आउट करो। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक्स और वाई एक्सिस को ये डिफाइन किया है। ये दिख रहा है वाई एक्सिस, ये दिख रहा है एक्स एक्सिस, राइट? नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टेंशन इधर लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग उसको
अपनी तरफ खींचेगा, हाँ सर। mg जो कि 5g है वो नीचे लगेगा, हाँ 50 न्यूटन। अब अगर ये एंगल 37 है, ये 90, ये 53, तो ये भी 37 हो जाएगा। ये 37 हो गया तो इधर क्या आएगा, 50 cos 37 दैट इज 40 न्यूटन, और इधर क्या आएगा 50 sin 37 दैट इज 30 न्यूटन, करेक्ट। तो इसका FBD बन गया। FBD अगर छोटे से मैं और बनाना चाहूं तो यहाँ लग रहा है 5 kg पर T, और यहाँ कितना लग रहा है 30 न्यूटन। ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे क्या लग रहा है 40 न्यूटन, करेक्ट। रेस्ट पर है, और हमारा ये कौन सा एक्सिस है, अगर मैं डिनोट करना चाहूँ तो ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, करेक्ट। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो F net x भी 0 होगा, तो T माइनस 30 0 होगा, तो ऐसे केस में टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 30 न्यूटन। और F net y भी 0 होगा तो n माइनस 40 कितना आ जाएगा 0, दैट इज अगेन n इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। आई क्या बात समझ में है? हाँ सर। ओके फाइन, यहाँ तक क्लियर है। अयान आपके नाम से एक स्पैमर है, तो मैं आपको माइक कभी भी ऑन नहीं करने दूंगा। आपको कुछ भी लिखना है तो मैसेज चैट में लिखो, तभी आप माइक ऑन कर सकते हो। मैंने आपका हैंड लोअर कर दिया है, आप चैट में लिखोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। बोलो ध्रुव। सर वो 13 न्यूटन mg का है ना? mg का है मतलब mg का कंपोनेंट है। हाँ कंपोनेंट, करेक्ट। लोअर योर हैंड ध्रुव, लोअर योर हैंड, राइट। यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। हमारी जो वेइंग मशीन की रीडिंग है जनय, वो वेट जो होता है ना, वो वेट नहीं देता है। अभी क्या होता है फंडा, रीडिंग का मतलब ही मास नहीं आता, mg नहीं आता। रीडिंग का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। एक्चुअली अगर रियल लाइफ में बात करें तो जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो होती है n/g, और बट हम इन जनरल कह देते हैं कि हमारा वेट कितना है 70 kg, ऐसा कुछ कह देते हैं, 50 kg, 55 kg, 90 kg, राइट। तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूँ जने, हमारे दिमाग का एक मिसकंसेप्शन है जो गलत कॉन्सेप्ट है। रीडिंग हमें मास और वेट नहीं देता, रीडिंग हमें नॉर्मल रिएक्शन देता है, ठीक है। वेट का मतलब mg लेते हैं हम, तो रीडिंग हमें mg नहीं देता है, रीडिंग हमें क्या देता है, नॉर्मल रिएक्शन देता है, पहली चीज। अब ऐसा क्यों देता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, मैं आज भी कहूंगा सेम चीज। ये एक्सपेरिमेंट प्लीज सब लोग घर पे अपने, जिनके पास भी वेइंग मशीन है, बहुत लोगों के पास होती है, उस एक्सपेरिमेंट को जाके करो और चेक करो। क्या एक्सपेरिमेंट है, लिफ्ट में जाके उस वेइंग मशीन को रखो, उस वेइंग मशीन पे खड़े हो और अपना वेट देखो। ओके 1 सेकेंड, 1 मिनट। श्रुति माइक ऑन करो, बच्चे रेज हैंड करो। हाँ बच्चे माइक ऑन करो। श्रुति। यस सर। हाँ, आपने एक्सपेरिमेंट किया, राइट। तो आपने जब लिफ्ट में, स्टैंडिंग लिफ्ट थी, तो आपने कुछ रीडिंग देखी होगी, कितनी थी रीडिंग? 50 न्यूटन। ओके, व्हाटएवर द जब वो नीचे जा रही थी तो रीडिंग कितनी आई थी? सब कम हो गई थी। ओके, और जब वो ऊपर आ रही थी तो रीडिंग कितनी हो रही थी? सब बढ़ गई थी। बढ़ गई थी, राइट। अब श्रुति ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, आप लोग भी सेम एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। लोअर योर हैंड एंड स्विच ऑफ योर माइक। क्या ठीक है अयान, मैंने मैसेज पढ़ लिया है आपका। आपको कोई डाउट है क्या? नहीं, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो जनय एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने लिफ्ट में वेइंग मशीन रखा। जब मैंने वेइंग मशीन रखा और लिफ्ट रेस्ट पे, तो मैं उस पर चढ़ गया और उसकी रीडिंग नोट करी। उसकी रीडिंग आ रही है लेट्स से 80 न्यूटन, ठीक है। अब मैंने 5th फ्लोर पे था, मैंने 0 का बटन दबाया। जब 0 का बटन दबाया तो लिफ्ट नीचे जाने लगी। जब लिफ्ट नीचे जाने लगी तो मैंने रीडिंग नोट करी, तो वो रीडिंग 80 न्यूटन की जगह, 80 की जगह रीडिंग आ गई 77। ओके, तो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था कि यार अगर नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल है तो मेरा mg तो चेंज नहीं हुआ, मेरा मास तो सेम ही है,
जी की वैल्यू भी सेम है, बट है ना रीडिंग चेंज हो गई। ओके, फिर मैं क्या किया, जब 0 पे पहुंचा तो मैंने कहा दोबारा एक्सपेरिमेंट करता हूं, तो मैं वापस 5 नंबर दबाया तो लिफ्ट ऊपर जाने लगी। अब जब ऊपर जाने लगी तो मैंने फिर रीडिंग देखी, तो मैं सरप्राइज हो गया, मेरी रीडिंग आ रही है 83। तो पहले 80 थी, फिर 77 हुई, फिर 83 आई, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो जब लिफ्ट रुकी तो उस लिफ्ट में मैंने वापस रीडिंग देखी तो वापस 80 आने लगी। तो मेरा दिमाग घुमा कि यार ये हो क्या रहा है। तो वहां पे फिर मैंने फिजिक्स अप्लाई करी और मैंने सोचा हाँ ये mg नहीं दे रहा होगा, ये क्या दे रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा। दर्शन आपका रेज्ड हैंड है, मुझे पता है, मैं रिप्लाई करूंगा, गिव मी सम टाइम। अब दे रहा हूं मैं रिप्लाई, लोअर योर हैंड। नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन क्यों? मेरे ऊपर एक कॉन्टैक्ट है मेरा किसके साथ, वेइंग मशीन के साथ। यस सर। अब एक बात बताओ, जब आप वेइंग मशीन पे नहीं खड़े हुए हो तो वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी आती है जने? 0 आती है। बट जब आप खड़े हुए तो वेइंग मशीन की रीडिंग आने लगी। हाँ सर। वेइंग मशीन की रीडिंग क्यों आने लगी? क्योंकि आप खड़े हुए, आप उसके कांटेक्ट में आए, राइट? हाँ सर। तो क्या लॉजिक ये कहता है कि नॉर्मल जो वेइंग मशीन की रीडिंग आएगी वो वेइंग मशीन पे लगने वाले फोर्सेस के कारण आएगी, आपके फोर्सेस के कारण नहीं आएगी? हाँ सर। अगर उसमें कुछ रीडिंग आई है तो वो तब आई है ना जब आप कांटेक्ट में आए हो, नहीं तो आप कोई रीडिंग आई नहीं रही थी। तो कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हुआ होगा? अगर मैं फिजिक्स में लॉजिक में घुसूं तो लॉजिक ये कहता है कि रीडिंग इसलिए आई होगी जब उस पे कांटेक्ट हुआ होगा या जब उस पर फोर्सेस लगे होंगे। तो जब वेइंग मशीन पे फोर्स लगते हैं तो रीडिंग आती है। तो वेइंग मशीन पे कौन सा फोर्स लगता है? नॉर्मल रिएक्शन लगता है। मैंने आपको एफबीडी सिखाया था थोड़ी देर पहले या लास्ट लेक्चर में कि ग्राउंड पर जब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया m मास का, तो m का एफबीडी देखूंगा तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। बट अगर मैं ग्राउंड का एफबीडी देखूंगा तो ग्राउंड पे क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो वेइंग मशीन की रीडिंग किसकी वजह से आएगी? वेइंग मशीन की रीडिंग वेइंग मशीन पे लगने वाले फोर्सेस के कारण आएगी, किसी भी फोर्सेस के कारण नहीं लगेगी, वेइंग मशीन के फोर्सेस के कारण लगेगी। क्या ये बात समझ में आई जनरल? यस सर। और वेइंग मशीन पे कौन सा फोर्स लगता है? नॉर्मल फोर्स लगता है। नॉर्मल फोर्स क्यों लगता है? बिकॉज इट इज इन कॉन्टैक्ट विद वेइंग मशीन। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। और मैं अभी पढ़ा के आया हूं, नॉर्मल रिएक्शन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा mg हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सिनेरियो टू सिनेरियो। इसीलिए वो नीचे जाते टाइम अलग आ रही थी, ऊपर जाते टाइम अलग आ रही थी और रेस्ट पे अलग आ रही थी। ओके, नाउ आई एम टेकिंग योर डाउट्स। बोलो नीलाभ। सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वो डायरेक्शन क्यों है ग्राउंड पे उल्टी ऐसे? आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था? हाँ सर किया था। नॉर्मल रिएक्शन इज अ पुशिंग फोर्स। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मुझ पे ऊपर लगा है तो ग्राउंड पे नीचे लगेगा, क्योंकि मैं ग्राउंड को नीचे पुश कर सकता हूँ। ग्राउंड मेरे नीचे है तो मैं उसको नीचे पुश करूंगा। मैं ग्राउंड के ऊपर हूं तो ग्राउंड मुझे ऊपर पुश करेगा। तो मुझ पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। और ग्राउंड पे किधर लगेगा? नीचे की तरफ। आई बात समझ में? हाँ सर समझ गया। ओके सर। ओके, लोअर योर हैंड। हाँ कृष्णा बोलो। सर वो लिफ्ट वाला एग्जांपल दिया ना आपने, तो सर जब वो लिफ्ट रेस्ट पे थी, मतलब जब हमने बटन नहीं दबाया था, तभी हम लोग जब खड़े थे तब भी कांटेक्ट तो था ही ना हमारा वेटिंग मशीन के साथ। और जब वो नीचे जाने लगी तो वेट चेंज हो गया, मतलब तो वो किसके वजह से हुआ जब कांटेक्ट तो ऑलरेडी था पहले से ही? हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हुआ होगा ना, जैसे कि जब नीचे जाने लगे तो कोई और भी फोर्स लग रहा होगा, या वो एक्सेलरेट कर रही होगी नीचे की तरफ। हाँ, तो उसकी नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है ना, उसकी वजह से। और वो एक्सेलरेशन किधर है? नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ है। हाँ यस सर। और जब ऊपर आ रहा है तो ऊपर की तरफ है। तो वो दोनों एक्सेलरेशन चेंज हो गए। वो सिनेरियो दिखाऊंगा मैं अभी मेरे नोट्स में आगे। ओके यस सर। ये मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है, एक्सेलरेट नीचे कर रहा है, तो हम देखेंगे। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। कृष्णा लोअर योर हैंड। ओके जने, तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था? वेइंग मशीन की रीडिंग। ये वेइंग मशीन है, उस पे मास m रख दिया। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन विल बी ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन वेइंग मशीन। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन किया कि रीडिंग किसके कारण होगा? ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन वेइंग मशीन बाय ऑब्जेक्ट। यस। ओके,
when object is not kept on weighing machine, then its reading is zero. Its reading will be zero, right? हाँ तो जब मैंने रख दिया तो FBD बनाया, नीचे FBD बना रखा है, तो M का FBD बनाऊंगा तो नीचे mg ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में है तो n इक्वल टू mg आ गया, करेक्ट? हाँ अब लेफ्ट साइड में फिगर बना रखा है वेइंग मशीन का, तो वेइंग मशीन पे नीचे क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन ऑन वेइंग मशीन बाय m, राइट? और n की वैल्यू क्या आ गई? mg आ गई, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में दे रखा है, करेक्ट? यस यस राइट, है ना? विदाउट ऑब्जेक्ट FBD ऑफ वेइंग मशीन, ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, वेइंग मशीन का FBD बना रहा हूं, ठीक है? तो वेइंग मशीन का FBD बना रहा हूं तो वेइंग मशीन का कुछ वेट होगा, मास ऑफ वेइंग मशीन इनटू ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा और ऊपर n डैश लग रहा होगा। ये n डैश क्यों लगेगा? बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, ओके? यस सर। और इस समय जब ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है तो रीडिंग कितनी है? जीरो है। अगर रीडिंग जीरो है तो मतलब क्या हो रहा होगा? फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। हाँ सर। सो अब नई चीज क्या आई? नई चीज ये आई कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन वेइंग मशीन एंड एडिशनल फोर्सेस अप्लाइड ऑन वेइंग मशीन which is normal due to object and reading will change because of that force. तो इसीलिए कहा जाता है कि रीडिंग किसके कारण आती है? नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट, खुद के नॉर्मल रिएक्शन के कारण नहीं आती। खुद का नॉर्मल रिएक्शन कौन सा होता है? जो ग्राउंड लगाता है। समझ में आ रही है क्या बात जने? यस सर। ओके, आदित्य आपका मैसेज पढ़ रहा हूं, लोअर योर हैंड। सर व्हाई देन पीपल से कि व्हाट इज योर वेट, व्हाई डोंट दे से व्हाट इज योर नॉर्मल रिएक्शन? क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसके लिए आपने बहुत पैसा दिया है और आपने एडमिशन लिया है। लोगों को इतनी फिजिक्स नहीं चमकती है तो वो वेट की बात करते हैं, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा आगे आने वाले पेज पर, ठीक है? इस पेज पे बता रहा हूं, है ना? वेट फॉर 2 मिनट्स। आदित्य, अथर्व बोलो। मैंने आपको परमिशन दिया अथर्व। सर फिर जो वैल्यू सर वेइंग मशीन दिखाती है सर, वो नॉर्मल तो ग्राउंड का भी नॉर्मल होता है और हमारी बॉडी के रिस्पेक्ट में भी नॉर्मल, सर दोनों का एडिशन होता है क्या वो? नहीं, ग्राउंड का नॉर्मल तो जीरो दिखा रहा है ना, क्योंकि ग्राउंड का नॉर्मल तो उसके मास ऑफ वेइंग मशीन इनटू ग्रेविटी को जीरो करने में चला गया, दिख रहा है? हाँ यस सर, है ना? तो सिर्फ रीडिंग किसकी वजह से आएगी? बॉडी के मास। ये बॉडी के मास नहीं, बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन। ओके सर। बॉडी के मास से नहीं आता है, बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन से आता है, राइट? यस सर, यस सर। ये मैंने समझा। लोअर योर हैंड। आदित्य, आपके डाउट को रिप्लाई कर रहा हूं। तो जिन लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी उनको तो दिक्कत आती है, हमारा वेट इतना है, हम नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं करते। तो लोग स्मार्ट थे, साइंटिस्ट, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने वेइंग मशीन ही ऐसे बनाया कि वो वेट नहीं, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो न्यूटन में आता है वो नहीं देगा, वो आपको मास के टर्म्स में देगा। कैसे देगा? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन विल बी या तो न्यूटन्स में आ जाए, राइट? इसकी यूनिट होगी न्यूटन। तो साइंटिफिक वेइंग मशीन जो होती है उसमें यूनिट जो वेट आता है वो न्यूटन में आता है, या फिर हमारी इसकी जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम। जो हमारे रियल लाइफ में यूज होती है उसमें वो किलोग्राम में आती है। क्यों? कि वो मशीन को ऐसे कैलिब्रेट करते हैं कि आप का जो रीडिंग आए उस रीडिंग को वो ऑलरेडी जी से डिवाइड कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली आपका आंसर आए। तो आपके सामने जने क्या दिखता है? एक नंबर दिखता है अगर डिजिटल है तो वेइंग मशीन पे,
और अगर डिजिटल नहीं है, एनालॉगस है, तो उसमें क्या होता है, मार्कर घूमता है और एक 70 नंबर पे जाके रुक जाता है, करेक्ट, 80 पे रुक जाता है, जहां भी रुक रहा है। मान लो 70 पे रुक रहा है, तो वो बेसिकली उस मशीन में जो मार्कर है, मार्कर को इस तरीके से अंदर बनाया गया है कि आप जो भी फोर्स लगाओगे उसको जी से डिवाइड करेगा, और जी से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वहां पे मार्कर जाके रुकेगा। तो ये हमारी इन जनरल वेइंग मशीन होती है 99.99% केसेस में जो हम लोगों के पास होती है, जिसमें यूनिट होती है किलोग्राम, क्योंकि वहां पे वेइंग मशीन को कि जो भी फोर्स लग रहा था उस फोर्स को हमने जी से डिवाइड किया है। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। तो हमारे दो आंसर्स हो सकते हैं, साइंटिफिक है कि नॉन साइंटिफिक है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर ऑप्शंस न्यूटन में दे रखे हैं तो आंसर न्यूटन में दे देना, और अगर ऑप्शन किलोग्राम में दे रखे हैं तो आपका जो भी नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है उसको जी से डिवाइड कर देना। इफ आंसर इज गिवन इन किलोग्राम, यहाँ पे मैंने गलती करी थी, इसको मेरे को चेंज करना था, देन रीडिंग विल बी N/G। समझ में आई क्या बात? यस सर। मैं ले रहा हूं बच्चों आपके डाउट्स। इफ आंसर इज आस्क्ड इन न्यूटन देन रीडिंग विल बी N। ओके, आई थिंक आदित्य आपको भी क्लियर हो गया है, गुड। सर साइंटिफिक मशीन फिर कहाँ यूज होती है? न्यूटन में जिसमें होती है बच्चे, इस पे आप है ना क्या कहते हैं, इसरो वगैरह जाओगे जहां पे मुझे फोर्स चाहिए, एक्चुअली आई डोंट वांट मास, आई वांट फोर्स, तो मैं वहां पे यूज करूंगा। ठीक है, ओके, यस और नो? आई एम अज्यूमिंग हो गया, आपने माइक ऑफ कर दिया है। यहाँ ग्राम का है कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन है? जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है बच्चे। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्राम नहीं लिखूंगा मैं, यूनिट तो किलोग्राम दे रखा है ना। ओके, अर्णव बोलो। सर आप वेइंग मशीन पे इतना ज्यादा एम्फसाइज करो, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं क्या? न्यूमेरिकल नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट करनी है ना। अगर दिमाग में सब गलत कॉन्सेप्ट भरा हुआ है तो अंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट करनी है, क्योंकि मैं वेइंग मशीन को ऊपर नीचे मूव करा के एक नया फोर्स डिफाइन करने वाला हूँ, चौथा फोर्स, उसे कहते हैं सूडो फोर्स। तो देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम emphasizing so much on a particular topic. Okay? Yes sir. Okay. हर्ष, आपका डाउट लेक्चर के एंड में ले लूंगा, लेक्चर खत्म होने के बाद, because that is not related to topic right now. नीलाभ बोलो। सर तो वेइंग मशीन वो फोर्स मेजर करती है जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हम उस पे एक्सर्ट कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली आप है ना गेमिंग जोन वगैरह में गए हो तो कभी, तो आपने वहां देखा है एक है ना बॉल लटका रहता है और उसको आप पंच करो तो उसके अकॉर्डिंग रीडिंग ऊपर जाती है। यस सर। राइट, तो वो रीडिंग ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगाया। यस सर। अगर आपने जब पंच किया और कम पावर का किया तो रीडिंग कम जाएगी। कोई आपका फ्रेंड है जो ज्यादा पावरफुल है, उसने ज्यादा पावर से पंच किया तो रीडिंग ज्यादा ऊपर जाती है। हाँ सर। नहीं तो सर मेरा क्वेश्चन था सुनो कि... तो सही मैं आप मेरी बात सुनो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सुन लो पहले मेरी बात, फिर आपका डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि मेरे पंच करने की पावर से वो रीडिंग ऊपर नीचे हो रही है। बेसिकली मैंने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से रीडिंग ऊपर नीचे हो रही है। वो मुझ पे क्या फोर्स लग रहा है उससे रीडिंग ऊपर नीचे नहीं हो रही है। तो मेरा mg क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता है आपने उस पे कितना फोर्स लगाया, और आपने कितना फोर्स लगाया ग्राउंड पर, आपने नॉर्मल रिएक्शन लगाया ग्राउंड पर। तो रीडिंग हमेशा किसकी वजह से आएगी? रीडिंग उस फोर्स की वजह से आएगी जो वेइंग मशीन पे लग रहा है। That force is what? Normal reaction. हेलो सर, तो जो हाँ सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आई है। हाँ बोलो। हाँ सर, तो जो mg होता है वो हम पे एक्सर्ट होता है, और जो हम मशीन पे एक्सर्ट करते हैं वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। हाँ, और हम पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगता है। आप पहला लेक्चर ढंग से रीड करके आना नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो आपको आगे समझ में आना बंद हो जाएगा। इसीलिए मैंने लेक्चर 1 में
जब mg की बात करी थी तो आई वाज नॉट वरीड अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नॉर्मल रिएक्शन है कि नहीं है। जब मैंने नॉर्मल रिएक्शन की बात करी तो आई वाज नॉट वरीड अबाउट mg, दैट वाज द रीजन व्हाई आई वाज फोकसिंग सो मच ऑन अ इंडिविजुअल फोर्स। आज के लेक्चर में भी मैं जिस पे फोकस कर रहा हूँ उस पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। क्या फोकस है? जितने भी फोर्सेस है सब लगाओ। mg मुझ पे लग रहा है, अर्थ लगा रहा है, वो हमेशा लगेगा, कोई हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांटेक्ट हो या नहीं हो मुझ पे लगेगा ही लगेगा। मैं हवा में गिर रहा हूं तो भी मुझ पे mg लग रहा है, बट जब मैं ग्राउंड के कांटेक्ट पे आया तो मुझ पे नॉर्मल रिएक्शन लगा एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ से मैंने उस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया। तो मैंने जब नॉर्मल रिएक्शन लगाया तो उस वजह से उस पे रीडिंग आई। क्लियर है नीलाभ? हाँ सर, तो ग्राउंड पे जब कांटेक्ट है तब मैं mg नहीं लगा रहा, मैं नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा हूँ। नहीं mg आप नहीं लगा रहे हो, आप पे mg का डायरेक्शन नीचे, इसका मतलब हाँ। ये थोड़ी है कि आप mg उस पर लगाने लग गए, आप पर है वो तो नीचे, ओह राइट, उस पर थोड़ी है, राइट? उस पे तो नीचे नॉर्मल रिएक्शन है। लोअर योर हैंड। बच्चों लेक्चर ओवर हो, एक सेकंड, बच्चों लेक्चर ओवर हो गया है, जिसको जाना है जा सकता है, ठीक है? हाँ बोलो नीलाभ। सर तो मतलब स्कूल वगैरह में जो पढ़ा था वो कम्प्लीटली मतलब रॉन्ग, यार वो डिफरेंट है। आधा पढ़ाया जाता है, ठीक है? अच्छा। इसीलिए मैंने आपको जब फिजिक्स स्टार्ट होने वाली थी तब मैंने कहा था आपके साथ बहुत धोखे हुए हैं, वो सब मैं क्लियर करूंगा। आपको मैंने एग्जांपल दिया, वो पंचिंग वाला एग्जांपल दिया, आपको समझ में आया? आपने सुना ढंग से? हाँ सर। उससे क्या समझ में आया कि यार जस्ट कांटेक्ट से नहीं हो रहा है ना, उसमें ये भी लग रहा है कि कांटेक्ट फोर्स कितना है, करेक्ट? और सिंपल लॉजिक है, कांटेक्ट फोर्स की अगर ज्यादा कांटेक्ट फोर्स है तो रीडिंग ऊपर जा रही है, ज्यादा कम कांटेक्ट फोर्स है तो रीडिंग नीचे आ रही है, बट इट इज अबाउट द कांटेक्ट फोर्स, राइट? So that reading is focused on contact force, not on mg. समझ में आ रही है क्या बात? हाँ सर समझ गया। Lower your hand. आप रेज हैंड करना जिसको भी कुछ भी मैसेज लिखना है। तो अभी राइट नाउ मैंने तेजस से आपको परमिशन दी है, बोलो। सर वेइंग मशीन का नॉर्मल रिएक्शन हम लोग पे कैसे लगता है? वेइंग मशीन का नॉर्मल रिएक्शन आप पे थोड़ी लगेगा। वेइंग मशीन का नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड से लग रहा है या आपके और वेइंग मशीन के बीच में? हाँ तो सर हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं राइट वेइंग मशीन पे, नॉर्मल रिएक्शन है। हाँ। और तो वेइंग मशीन से भी हम लोग के ऊपर एक फोर्स आएगा। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सभी बराबर लग रहा है ना? ये लग रहा है, अब आ रही है आवाज। वेइंग मशीन से आप पे ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पर? ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, रेड से कर देता हूँ। ये लग रहा है आप पर? यस सर। राइट। और आपने क्या लगाया? ये लगाया नीचे? यस सर। आई बात समझ में? सर तो उसपे जो रीडिंग होता है वो नेट होता है कि हम लोग जो लगाते हैं वही होता है? वेइंग मशीन नेट मतलब? नेट नॉर्मल रिएक्शन लाइक हम लोग जो लगाते हैं और वेइंग मशीन जो ऊपर लगाते हैं, तो जो रीडिंग मैं कंफ्यूज हो गया हूँ आपके क्वेश्चन से। नेट नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? व्हाट इज नेट नॉर्मल रिएक्शन? मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है नेट नॉर्मल रिएक्शन? मैंने आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो जैसे am I audible to you? यस सर। अभी राइट साइड में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पे नीचे mg लग रहा है? यस सर। और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इक्विलिब्रियम में है? यस सर। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg आ जाएगी इस केस में। एक बार वापस बोलो। इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स कितना होगा वाई एक्सिस में? एक्सिस में इक्विलिब्रियम में 0 है। नेट फोर्स 0 होगा तो n माइनस mg 0 होगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg आ जाएगी। यस सर। अगर n mg आ गया तो मैंने वेइंग मशीन पे क्या लगाया था? n ही लगाया था। यस सर। मतलब कितना लगाया था? वैल्यू वाइज mg लगाया था। यस सर। वैल्यू वाइज mg लगाया था, बट लगाया नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि इस केस में नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल आ गया। तो रीडिंग किसके अकॉर्डिंग आएगी? mg के अकॉर्डिंग आएगी। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेट नॉर्मल रिएक्शन और एनीथिंग एल्स। द कॉन्सेप्ट इज ओनली रिलेटेड टू नॉर्मल रिएक्शन एंड उसकी क्या वैल्यू होगी। नॉर्मल रिएक्शन मेरे जितने भी एग्जांपल्स थे मैंने स्टार्टिंग में 1 2 3 जो भी लिए थे, इन सब में नॉर्मल रिएक्शन निकालना सिखाया, और मैंने यहाँ पे क्लियरली स्टेट किया कि जरूरी नहीं है वो mg के इक्वल हो, पर्टिकुलर केस में हो सकता है। तो हमारे इस केस में mg के इक्वल आ रहा है, बट रीडिंग किसकी वजह से आएगी? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आएगी। तो जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्या ये बात समझ में आई तेजस से? यस सर। लोअर योर हैंड। सर एक बार हाँ बोलो।
सर अगर अर्थ रोटेट करता है और रिवॉल्व भी करता है तो उसके साथ हम लोग भी क्यों नहीं करते? हम लोग नहीं करते हैं रोटेट। यस सर, क्यों नहीं करते? लाइक हम लोग भी उससे कांटेक्ट में, तो हम लोग भी होने चाहिए ना। मान तेजस्वी भी आप कहाँ रहते हो? लालबाग। लालबाग रहते हो, राइट। अगर अर्थ रोटेट कर रहा है और अगर आप रोटेट नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि 2 घंटे के बाद आप दुबई पहुंच जाओगे क्योंकि आपके नीचे की जमीन खिसक गई? सर मेरे नीचे की जमीन भी रोटेट ही कर रही है ना अर्थ के साथ। तो वो तो रोटेट कर गई ना आपके नीचे की जमीन, आप तो रोटेट करे नहीं आपके अकॉर्डिंग। आप तो दुबई पहुंच जाओगे ना, और थोड़ी देर बाद आप अफ्रीका पहुंच जाओगे, उसके थोड़ी देर बाद अमेरिका, और फिर वापस आप घूम के इंडिया में लालबाग में पहुंचोगे। तो आपको ऐसा लग रहा है आप रोटेट नहीं कर रहे हो, बट एक्चुअली आप रोटेट कर रहे हो। यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व दैट। अच्छा, उसका इफेक्ट हम लोग को पता नहीं चलता। हाँ, आपको पता नहीं चल रहा डज नॉट मीन यू आर नॉट रोटेटिंग, यू आर रोटेटिंग विद अर्थ। ऑब्वियसली यू आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ, अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो यू आर आल्सो रोटेटिंग। बट इट डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन अस बिकॉज़ नेट फोर्सेस हम लोग को स्टेबल रखता है। हाँ, और डिपेंड करता है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, राइट? हाँ, लोअर योर हैंड। यस दुबे बोलो। सर वो लिफ्ट वाला एग्जांपल था ना, जिसमें मतलब लिफ्ट में वेइंग मशीन पे हम लोग खड़े थे और नीचे जा रही थी तो रीडिंग इंक्रीज हो रहा था ना सर? नीचे जा रही थी तो रीडिंग कम हो रहा था। सर कैसे? नॉर्मल फोर्स बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास घर पे वेइंग मशीन है? नहीं सर, वेइंग मशीन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कम हो रहा है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। है ना? वो अभी मेरा आईपैड भी डिस्कनेक्ट हो गया, वो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ओके, लोअर योर हैंड। नेक्स्ट इज हर्ष। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि जब स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है तो उधर मास कैसे मेजर करते थे? मास कैसे मेजर करते हैं?